इसने दीवार में टटोल कर एक जगह से माचिस उठाई, दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए और माचिस जला दी। इसकी रोशनी में मुझे कोने में मिट्टी की थाली में एक मोमबत्ती नजर आई, जिसके नीचे काफ़ी मोम जमी हुई थी। खालिद ने मोमबत्ती रोशन करके कोने में रहने दी। दीवार के साथ बांस की चारपाई बिछी हुई थी। वो चारपाई पर बैठ गया और मुझे जेब से निकाल कर चारपाई पर एक तरफ रख दिया और कहने लगा, मुझे यकीन है हैदर कल मुक्ति बाहिनी वालों का ठीक ठीक सुराग लगा कर आएगा। मैंने कहा, अगर इसने देर कर दी तो मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। खालिद बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ना ही जाओ तो अच्छा है, इसलिए कि मैं तो इधर उधर छुप कर अपना बचाव कर सकता हूँ, मगर तुम पर अगर किसी को जरा सा भी शक पड़ गया तो तुम्हारे लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग बड़े कातिल बदमाश किस्म के लोग हैं। कमांडो खालिद कहने लगा, दोस्त करमदाद, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तो अब साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये बात इसने कुछ ऐसे जज्बाती लहजे में कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी जज्बाती हो गया। मैं इसका हाथ पकड़ना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं इंसान के रूप में नहीं था, सांप के रूप में था। मैंने कहा, कमांडो, तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ही चलो, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात हमने इसी खोली में गुजारी। अगले रोज सूरज गुरूब होने के वक्त हमारा साथी हैदर आ गया। कहने लगा, दो आदमियों का मैंने सुराग लगा लिया है। ये दोनों कोलकाता के हिंदू बंगाली हैं। एक का नाम दलिया है, दूसरे का नाम रलिया है। मशरक़ी पाकिस्तान में ये मुक्ति बाहिनी वालों के साथ गए थे। वहाँ से उन्होंने गैर बंगाली मुसलमानों का बहुत सा माल असबाब लूटा और एक औरत को भी अगवा करके साथ ले आए थे। दोनों काली घाट के पास एक कलाल खाने के ऊपर रहते हैं, वहीं काम करते हैं। मैंने कहा, ये कलाल खाना मैंने देखा हुआ है। जिस मुसलमान गैर बंगाली औरत को ये अगवा करके लाए थे वो कहाँ है? हैदर बोला, ये मुझे मालूम नहीं हो सका, हो सकता है इनके पास ही हो। खालिद कहने लगा, इस औरत का पता चलाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, वहाँ चलो तो सही, वो खुद सब कुछ बता देंगे। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, खालिद भाई, तुम्हें अपने साथ कोई असला वगैरह ज़रूर रखना होगा। इसने कहा, मेरे पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद है। हैदर थोड़ी देर बैठकर चला गया। जब ज़रा शाम का अंधेरा हो गया तो खालिद कहने लगा, मैंने वो कलाल खाना यानी शराब का अड्डा नहीं देखा हुआ, तुम मेरी रहनुमाई करना, मैं वहाँ जाकर ये जाहिर करूँगा कि मैं शराब पीने आया हूँ। हैदर ने हमें दोनों मुक्ति बाहिनी का हुलिया बता दिया था, जिसको मैंने अपने जहन में बिठा लिया था। इसके बाद कमांडो खालिद ने मुझे अपनी जेब में डाला और हम खोली में बाहर आ गए। कॉलोनी के चौक में आकर खालिद एक बस में सवार हो गया। ये बस काली घाटी को जाती थी। वहाँ से काली घाटी काफ़ी दूर था। कोलकाता शहर के मगरबी किनारे पर यह इलाका था। कहीं आबादी थी और कहीं खाली प्लाट पड़े थे। खालिद ने मुझसे पूछा, यहाँ शराब खाना कहाँ होगा? मैं जेब में से गर्दन निकाले बाहर देख रहा था। मैंने कहा, किसी गरीब मजदूर टाइप आदमी से पूछो, वो ही बताएगा। ऐसा एक आदमी नजर आ गया। खालिद ने इससे शराब खाने का पूछा तो वो बोला, रलिया दलिया का कलाल खाना कहो बाबू, वो सामने नारियल पट्टी में है। नारियल पट्टी से मतलब वो जगह थी जहाँ नारियल के दरख्तों की कतार थी। खालिद कहने लगा, करमदाद, तू मेरी जेब में ही रहना, बाहर मत निकलना, कहीं सारा काम उलट पलट ना हो जाए। मैंने इसे कहा, मुझे अपनी जेब में रखोगे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा कि बाहर क्या हो रहा है। तुम ऐसा करना कि शराब खाने में दाखिल होने के बाद मुझे अंधेरे में किसी जगह छोड़ देना। इस तरह मैं हालात का जायज़ा भी ले सकूँगा और तुम्हारी मदद भी कर सकूँगा। ये ठीक है। खालिद नारियल पट्टी की तरफ बढ़ गया। नारियल के टेढ़े मेढ़े दरख्तों के दरमियान एक बड़ा सा झोंपड़ा था, जहाँ मजदूर और मेहनतकश किस्म के बंगाली शराब में अपनी मुफलिसी को डुबोने की कोशिश कर रहे थे। ये शराब खाना खिलाफ कानून नहीं था। कोलकाता में शराब पर कोई पाबंदी नहीं थी। लाइसेंस लेकर कोई भी शराब खाना खोल सकता था। झोंपड़ी के बाहर और अंदर बिजली के बल्ब रोशन थे। मुझे झोंपड़े के बाहर ही खालिद ने जीप से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। मैं अंधेरे में शराबियों की निगाहों से बचता हुआ झोंपड़ी के अंदर एक जगह छुप गया। खालिद एक बेंच पर बैठ गया। मैं इसके करीब ही था। खालिद ने शराब खाने के मुलाजिम लड़के से कहा, ये बताओ कि रलिया और दलिया कहाँ मिलेंगे? लड़के ने वहीं से आवाज़ दी, रलिया दादा, ये तुम्हें मिलने आया है। काले रंग का एक हट्टा कट्टा बंगाली कांधे पर पन्ना डाले, धोती बुनियान पहने एक तरफ से उठकर आ गया। क्यों बेझरिया, कौन मिलने आया है हमको? मुलाजिम लड़के ने खालिद की तरफ इशारा करके कहा, दादा, ये बाबू है। क्यों बाबू, क्या काम है मुझसे? कहाँ से आए हो? मैंने इसे गौर से देखा। हैदर ने जो हुलिया बताया था बिल्कुल वही शक्ल और सूरत थी इसकी। खालिद ने भी इसे पहचान लिया था। इसने जेब से 50 का नोट निकाल कर इसके सामने रख दिया और कहा, रलिया भैया, मेरा नाम मोहनदास है, मैं जानकीपुर से आया हूँ, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। रलिया ने नोट उठा लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। इसका चेहरा बता रहा था कि वो समझ गया है कि यह अजनबी नौजवान क्या चाहता है। इसने मुलाजिम लड़के को आवाज़ देकर कहा, अबे जरिया, बाबू के लिए दारू लाओ। खालिद ने कहा, नहीं रलिया भैया, अभी नहीं, पहले काम की बात हो जाए। काम की बात रलिया ने खुद ही आसान कर दी। खालिद की तरफ झुककर बोला, बाबू, लौंडिया चाहिए तो 1 घंटे के पूरे 100 रुपये लूँगा। हाँ, मगर लौंडिया नगीने जैसी होगी। खालिद ने आहिस्ता से कहा, दादा, अगर ढाका सिलाया हुआ कोई माल हो तो वो दिखाओ।
पसंद आ गया तो 200 रुपए भी दे दूंगा। रलिया ने खालिद के हाथ को दबाते हुए कहा, अरे बाबू, ढाका से लाया हुआ माल ही है, बस एक नग बाकी रह गया है। तब कमांडो खालिद ने दलिया के बारे में पूछा। सुना है दलिया के पास बड़ा अच्छा माल है। रलिया ने दलिया को बंगला में गाली दी और कहा, इस साले के पास माल कहाँ से आएगा? एक बूढ़ी औरत चट्टागांग से पकड़ कर लाया था, वो कोलकाता पहुंचते ही मर गई। खालिद ने कहा, दलिया अगर खुद मुझे कह दे कि मेरे पास ढाके का कोई माल नहीं है तो मैं तुमसे ही बात तय कर लूंगा। ये लो 100 रुपए पेशगी। और खालिद ने 100 रुपए निकाल कर दलिया को दे दिए। वो दलिया को लाने के लिए मजबूर हो गया, कहने लगा, दलिया साले को भी वहीं बुलवा लूंगा, बेशक पूछ लेना, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। बोलो अभी चलोगे या दारू पीने के बाद चलोगे? खालिद ने कहा, मैं तो इसीलिए ही आया हूँ, अभी चलूंगा, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। रलिया उठकर शराब खाने के अकबी दरवाजे की तरफ चला गया। शराब खाने में शराबी लोग आपस में लगे हुए थे। किसी ने खालिद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। खालिद ने उठते हुए दाएं बाएं और बेंच के नीचे निगाह डाली। मैं इस दौरान उछलकर इसके कुर्ते के साथ चिमट गया। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसने जरा घबरा कर कहा, मेरी जेब में आ जाओ करमदाद, बाहर तुम्हें कोई देख लेगा। मैं इसके कुर्ते की बगल वाली जेब में घुस गया। खालिद रलिया के पीछे पीछे निकल गया। शराब खाने के पीछे एक तालाब था। इसके सामने वाले किनारे 2-3 कोठरियां थी, वहां थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। हट्टा कट्टा मुक्ति बाहिनी वाला बंगाली आगे आगे जा रहा था। कमांडो खालिद इसके पीछे था। वो एक कोठरी में चला गया। कमांडो खालिद भी इसके साथ ही कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर बांस की 2 चारपाइयां बिछी थी, दीवार पर बल्ब जल रहा था। एक बूढ़ा बंगाली रलिया को देखकर चारपाई से उठ खड़ा हुआ। रलिया ने इसे कहा, झगड़ू जाओ साले, दलिया को यहाँ बुला लाओ, और सुनो, ढाके वाली को भी यहाँ ले आओ, जल्दी जाओ। रलिया और कमांडो खालिद आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए। रलिया बोला, बाबू दारू चाहिए तो अभी बता दो, मैं झगड़ू से कहकर बोतल मंगवाए देता हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, नहीं दादा, नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर गांजा पियोगे? मैं कुछ नहीं पिया करता। अच्छा। रलिया दांत निकाल कर हंसने लगा, बोला, बाबू तुम मुझे पंजाबी लगते हो। खालिद ने कहा, मैं बिहारी हूँ दादा, जानकीपुर से आया हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा था कि दलिया आ जाए और मशीकी पाकिस्तान से उन्होंने जो गैर बंगाली मुसलमान औरत अगवा की है वो भी आ जाए, तो इन दोनों को ठिकाने लगाया जाए। बूढ़ा बंगाली एक लड़की को लेकर आ गया। लड़की का रंग गोरा था, जिस्म सेहतमंद था, चेहरे पर गहरी उदासी और वीरानी सी छा रही थी। रलिया ने झगड़ू से कहा, अभी वो दलिया कहाँ है? बूढ़े बंगाली ने कहा, आ रहा है दादा, आ रहा है। तो फिर तुम जाओ। बूढ़ा बंगाली चला गया। मैं और खालिद गैर बंगाली लड़की को देख रहे थे, जो चारपाई के पास सहमी हुई खड़ी थी। मुक्ति बाहिनी वाले रलिया ने लड़की का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बोला, अरे शर्माती क्यों है? ये अपने ही बाबू हैं, जानकीपुर से आए हैं, बड़े धनवान वाले हैं, इनको खुश करेगी तो ये तुम्हें माला माल कर देंगे। जा बाबू के पास जाकर बैठ जा। लड़की ऐसे उठकर कमांडो खालिद के पास आकर बैठ गई, जैसे इसे किसी ने चाबी दी हुई हो। इसका चेहरा इसी तरह वीरान था। इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। रलिया कहने लगा, ये साड़ी नहीं पहनती, कहती है मैं अपना लिबास ही पहनूंगी। रलिया उठा, कहने लगा, मैं चलता हूँ, ऐसा करो बाकी की रकम भी मुझे दे दो बाबू। हाँ। कमांडो खालिद ने इसे बाकी के पैसे निकाल कर दिए और दलिया का पूछा। रलिया ने बेजार से लहजे में कहा, अरे बाबू तू दलिया से मिलकर क्या करेगा? साला कहीं दारू पीकर पड़ा होगा। कमांडो खालिद ने कहा, दादा मुझे इससे एक ज़रूरी काम है। अरे कौन सा काम है, मुझे बताओ। वो साला तुम्हारा क्या काम करेगा? कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक दुबला पतला काला बंगाली दाखिल हुआ। रलिया ने इसकी तरफ देखकर कहा, लो साला दलिया भी आ गया। अरे दलिया यहाँ बैठ जा, बाबू को तुझसे कोई काम है। दलिया ने कमांडो खालिद की तरफ घूर कर देखा और रलिया से बंगला जुबान में पूछा, इसको मुझसे क्या काम हो सकता है दादा? मैं बंगला जुबान समझता था। रलिया ने इसे बंगला जुबान में कहा कि मालूम कर ले क्या काम है, शायद इसमें कोई फ़ायदा हो। कमांडो खालिद ने इस दौरान ऐसा किया कि चारपाई पर बैठे बैठे दाएं जानिब को जरा टेढ़ा होकर बैठ गया। इसकी बगल वाली जेब जिसके अंदर मैं छुपा हुआ था इन दोनों मुक्ति बाहिनी वालों से ओझल हो गई। मैं समझ गया कि कमांडो खालिद ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मैं इन लोगों की नज़र में आए बगैर जेब से बाहर निकल सकूं। हमारे दोनों टारगेट हमारे सामने थे, बल्कि वो लड़की भी वहां मौजूद थी जिसको हमें वहां से निकालना था। कोठरी में बल्ब की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी और हमारी चारपाई के पीछे अंधेरा था। मैं खामोशी से रेंगता हुआ कमांडो खालिद की जेब से निकलकर चारपाई के नीचे चला गया। कमांडो खालिद ने इन दोनों को बातों में लगा लिया था। गैर बंगाली लड़की जो शक्ल और सूरत से पंजाबी लगती थी, खालिद के पास सर झुकाए बैठी थी। रलिया और दलिया सामने वाली चारपाई पर बैठे थे। इनकी टांगें मुझे साफ नजर आ रही थी। मैं दीवार के साथ रेंगता हुआ दूसरी चारपाई के पीछे से होकर इसके नीचे आ गया। दोनों मुक्ति बाहिनी वाले हिंदू बंगालियों की टांगें मेरे सामने थी। इनकी धोतियां पिंडलियों से ऊपर थी। काली काली पिंडलियां मुझे साफ नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता कमांडो खालिद इनसे क्या बातें कर रहा था। मैं फर्श पर रेंगता हुआ टांगों की तरफ बढ़ा और जाते ही पहले एक मुक्ति बाहिनी और इसके साथ ही दूसरे मुक्ति बाहिनी वाले की पिंडली पर डस दिया।
मुझे इनमें से एक की आवाज़ ज़रूर आई थी। इसने बंगला ज़ुबान में कहा था, अरे साली ये क्या है। इसके बाद दोनों बंगालियों की टांगें एक तरफ से ऊपर हो गईं। वो चारपाई पर ढेर हो गए थे। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। लड़की ने शाम को देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। कमांडो खालिद समझ गया कि मैंने अपना काम कर दिया है। इसने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, खामोश रहो, हम मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। ये सांप नहीं है, ये मेरा भाई है, जल्दी से हमारे साथ निकल चलो। लड़की हैरान सी होकर कभी मेरी तरफ देखती और कभी दोनों बंगालियों की लाशों को देखती। दहशत के मारे इसके होंठ खुले हुए थे। मैंने इंसानी आवाज़ में कहा, कमांडर इसे यहाँ से लेकर निकलो। लड़की ने जब एक ऐसे इंसान की आवाज़ सुनी जो इस कमरे में नहीं था और ज़्यादा दहशत ज़दा हो गई। खालिद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, ये मेरे दोस्त की आवाज़ है, ये सांप नहीं है, ये इंसान है, मेरा दोस्त है, तुम्हारा भाई है। इसी ने इन दोनों दुश्मनों को हलाक किया है। हम इसी मकसद के साथ यहाँ आए थे। हमें बताओ यहाँ से फ़रार होने का कोई दूसरा रास्ता है। अपनी रिहाई का सुनकर लड़की में जैसे एक नई ताकत आ गई। वो उठ खड़ी हुई। कमांडो खालिद ने इसके सामने मुझे उठाकर जेब में रख लिया। लड़की डर कर पीछे हट गई। कहने लगी, इन झोंपड़ों के पीछे एक रास्ता है। इसका उर्दू बोलने का लहजा खालिस पंजाबी था। लड़की हमें लेकर झोंपड़ी से निकली और बाहर पीछे अंधेरे में आ गई और सामने दरख्तों की तरफ चल पड़ी। खालिद इसके साथ तेज तेज कदम उठाता चल रहा था। मैंने लड़की से पूछा, इस तरफ कौन सा इलाका आएगा। लड़की अब होशियार हो गई थी। इसे एक अजाब से रिहाई मिल गई थी। इसने ये बिल्कुल ख्याल न किया कि मैं सांप हूँ और इंसान की आवाज़ में इससे बात कर रहा हूँ। कहने लगी, मालूम नहीं कौन सा इलाका है, आगे एक बड़ी सड़क आएगी। इस सड़क की रोशनियाँ हमें दरख्तों के अकब में नजर आने लगी थी। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यहाँ से टैक्सी रिक्शा जो मिले ले लेना और अपने ठिकाने पर ही चलना। सड़क पर आकर कमांडो खालिद लड़की के साथ एक जगह रुक गया। अभी रात का पहला पहर ही था। सड़क पर से गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी। एक खाली टैक्सी मिल गई। खालिद ने ड्राइवर से कहा, पुरानी घाट की तरफ चलो। टैक्सी चल पड़ी। कई सड़कों पर से गुजरने के बाद जब टैक्सी दरियाए हगली के पास आई तो खालिद ने टैक्सी छोड़ दी। यहाँ से इसे पैदल ही अपने खुफिया ठिकाने तक जाना था। लड़की भी इसके साथ जल्दी जल्दी चल रही थी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन। लड़की ने कहा, रजिया। मैंने इसके बाद कुछ न पूछा। हम अपने खुफिया ठिकाने के करीब आए तो लड़की ने कहा, यहाँ मुक्ति बाहिनी वाले ना आ जाएं। खालिद ने कहा, फिक्र न करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। खालिद ने कोठरी में आकर मोमबत्ती रोशन कर दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की से कहा, यहाँ बैठ जाओ रजिया बहन। लड़की चारपाई पर बैठ गई। इसने मुझे जेब से निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और लड़की से कहा, तुमको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सांप मेरा दोस्त करमदाद है। इस पर एक सपेरे ने जादू करके सांप बना दिया है, मगर ये किसी भी वक्त अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ सकता है। इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसने रजिया को मुख्तसर अल्फाज में बताया कि हमारा मिशन गैर बंगाली औरतों को आज़ाद कराना और मुक्ति बाहिनी वालों को इनके जुल्म की सज़ा देना है। लड़की का डर खौफ काफ़ी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन एक सांप को खालिद की कलाई में लिपटा हुआ देखकर, इसको इंसानी आवाज़ में बातें करते सुनकर इस पर एक दहशत सी ज़रूर थी। मैंने लड़की से पूछा कि वो मशरिक़ी पाकिस्तान में कहाँ रहती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बताया कि इसकी शादी को 2 साल गुजरे हैं, इसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। इसका खामन गैस के चूल्हों की मुरम्मत का काम करता था। इसकी वज़ीराबाद में दुकान थी। इसने कहा कि मशरिक़ी पाकिस्तान के शहर खुलना में एक बड़े मशहूर हकीम साहब हैं, वो रूहानी इलाज भी करते हैं और इनके इलाज से बांझ औरतों को भी औलाद मिल चुकी है। इसका खामन इसे लेकर मशरिक़ी पाकिस्तान आ गया। इसने आंसू पोंछते हुए कहा, हम खुलना में हकीम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि 2 माह का कोर्स पूरा करना होगा। उन्होंने मुझे खाने को गोलियां भी दी और कहा कि मैं 40 दिन वजीफ़ा करूंगा। इस दौरान मशरिक़ी पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने अपने खामन से कहा, वापस वज़ीराबाद चले चलो। वो बोला, इलाज अधूरा रह जाएगा और ये गड़बड़ मामूली है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ बढ़ गई। ऐसी क़यामत मची कि कुछ मालूम न हो सका कि ये क्या हो रहा है। हिंदू बंगालियों ने पंजाबियों, पठानों और मुसलमान बिहारियों के मकानों को आग लगाना शुरू कर दी। फिर मुक्ति बाहिनी वाले भी इंडिया से आ गए। जो बंगाली नहीं थे, इनको कत्ल किया जाने लगा। हम किसी तरह खुलना से निकलकर चटागांग आ गए। वहाँ मेरे खामन का एक मिलने वाला रहता था। हमें वहाँ दूसरा दिन था कि रात को हमारे घर पर मुक्ति बाहिनी वाले आ गए। उन्होंने मेरे खामन को गोली मार कर मार डाला और मुझे उठाकर ले गए। लड़की रोने लगी। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई। कमांडो खालिद ने और मैंने इसे हौसला दिलाने की कोशिश की, मगर लड़की के आंसू नहीं थमते थे। खालिद ने इसे चारपाई पर लेट जाने को कहा और मुझसे बोला, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, तुम यहाँ रहकर रजिया बहन की हिफाजत करो। वो मुझे कोठरी पर छोड़कर चला गया। लड़की चारपाई पर सर झुकाए बैठी दुपट्टे से अपने आंसू पहुँच रही थी। मैंने भी इसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, रजिया बहन ये एक कयामत थी जो आई और अपने साथ सैकड़ों खानदानों को तबाह बर्बाद करके गुजर गई। खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें गुनाह की दलदल से निकाल लिया है। मशरिकी पाकिस्तान में न जाने कितने बच्चे यतीम
तस्लीम हो गए। कितने गैर बंगालियों का खून गलियों और बाज़ारों में बह गया और वो शहीद हो गए। न जाने कितनी औरतों के सुहाग उजड़ गए। बहन तुम भी सब्र करो, शायद खुदा को यही मंजूर था। लड़की ने रंधी हुई आवाज़ में कहा, खुदा जाने अभी मेरा क्या हाल होने वाला है। मैं वज़ीराबाद अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास कैसे पहुँचूँगी। वो भी तो यही समझ रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूँ। काश मैं भी जमील के साथ मर जाती। और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जमील इसके शहीद खामद का नाम था। मैंने इसे कहा, बहन हम तुम्हें जहन्नम से निकाल लाए हैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भी ज़रूर पहुँचा देंगे। तुम फिक्र न करो, ये हमारा फ़र्ज़ है जिसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। इसने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भाई तुम तो एक सांप हो, तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास कैसे पहुँचा सकोगे। मैंने इसे कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे और भी मुसलमान मुजाहिद हैं। वो तुम्हें खुद पाकिस्तान तुम्हारे घर पहुँचा कर वापिस आएंगे। खुदा जाने कुछ देर बाद किस होटल से कमांडो खालिद थोड़ा बहुत खाने पीने को ले आया। इसने रज़िया को मजबूर करके कुछ खिलाया। इसने भी लड़की को तसल्ली दी और कहा कि हम लोग इसे हर हालत में पाकिस्तान इसके घर पहुँचा देंगे। लड़की को कुछ इत्मीनान हो गया। कहने लगी, तुम लोग फरिश्ता बनकर आए हो, खुदा तुम्हें इस नेकी का बड़ा सवाब देगा। मैंने कहा, रज़िया बहन हमने सवाब की खातिर ये सब कुछ नहीं किया, ये तो एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ था। ये बताओ कि तुम्हें कुछ और औरतों का भी इल्म है जिन्हें मुक्ति बाहिनी वाले उठाकर यहाँ कोलकाता ले आए थे। रज़िया ने गहरी सांस भरकर कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे यहाँ इन दरिंदों ने अकेली ही रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। लड़की ने कहा, खुदा ने दोनों जालिमों से मेरी बर्बादी का बदला ले लिया है। इनकी लाशें देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया था। मैंने कमांडो खालिद से कहा, मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में यहाँ से निकलकर हैदर भाई के पास चले जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कमांडो कुछ सोच कर बोला, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हैदर भाई की खोली इंटेलिजेंस वालों की निगाहों में आ चुकी है। हम रज़िया बहन को लेकर वहाँ गए तो डर है कि पकड़े जाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। खालिद कहने लगा, मैं आधी रात के बाद हैदर के पास जाऊंगा और इसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अगर वो ना आ सका तो इससे मशवरा ज़रूर करूंगा कि रज़िया को हम कैसे पाकिस्तान पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।